जी रविकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविकांत जी, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। देखा ये जा रहा है मथुरा से हेमा मालिनी जी मैदान में है, लेकिन आपकी पार्टी में यूनिटी की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी, प्लानिंग की कमी, और हेमा जी तो फूलों से डरती हैं। रविकांत जी कैसे चुनाव जीतेंगे? हमारे यहाँ जितना सुनियोजित वर्क चल रहा है और जिस प्रकार की तन्मयता से सारे हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव में लगे हैं, तो प्रत्याशी द्वारा भी जिस प्रकार से बहुत सघन जनसंपर्क और भ्रमण किया जा रहा है, हमारा प्रत्याशी जीतेगा नहीं, सबको बहुत बड़ी मात देगा और शायद इस मथुरा के इतिहास में रिकॉर्ड बनेगा जो जितने भारी मतों से हमारा प्रत्याशी हेमा मालिनी जी विजयी होंगे। रविकांत जी, सवाल ये है, भ्रमण तो हो रहा है, लेकिन भ्रमण कार्यकर्ता कर रहे हैं, भ्रमण जिला के तमाम वो नेता कर रहे हैं जो लोकसभा प्रत्याशी नहीं है। बात लोकसभा प्रत्याशी की हो रही है, बात हेमा मालिनी की हो रही है। उनको तो फूलों से डर लगता है, फूलों से इतनी एलर्जी है। अब जो नेता माला नहीं पहन सकता, जो नेता लेडीजों को पास नहीं आने देता, क्योंकि खुद लेडी है, तो लेडीजों से माला पहनने में क्या आपत्ति है? कुछ इस तरीके का घटनाक्रम हमको देखने को मिलता है। रविकांत जी, किस तरीके से इस रणनीति को आप आगे ले जाएंगे? बिल्कुल झूठा और भ्रामक प्रचार है। वो फूलों से महिलाओं से भी माला पहन रही हैं, वो पुरुषों से भी माला पहन रही हैं, वो युवाओं से हाथ भी मिला रही हैं, वो बुजुर्गों से भी हाथ मिला रही हैं, हाथ हिला भी रही हैं और मालाओं को उनको पहना भी रही हैं। लेकिन रविकांत उनको जी, पटके भी पहना रही हैं। बड़ा सवाल है, अपनी गाड़ी से कितना उतर रही हैं? अपनी गाड़ी में रहकर के आप उनके लिए तमाम गाड़ियां तैयार करते हैं चुनाव के दौरान, चुनाव में नामांकन के दौरान, लेकिन देखा ये जाता है वो अपनी गाड़ी से जाना पसंद करती हैं। ऐसा क्यों? आप पर विश्वास क्यों नहीं? ये हमारी प्रत्याशी की लोकप्रियता का परिचायक है। हमारी प्रत्याशी की लोकप्रियता के कारण जनता इतना घेर लेती है और इतना उतावली हो जाती है, उनके साथ चलने की कोशिश करती है, उनको देखने के लिए प्रतीक्षारत रहती है कि उनको गाड़ी से उतरने नहीं देते, उनको आगे चलने नहीं देते, उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देते। रविकांत जी, आप वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप बखूबी जानते हैं कि जब सिनेमा का कोई एक्टर आता है या सिनेमा का कोई बंदा आता है, उसको देखने के लिए तमाम भीड़ आती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि वो भीड़, वो लोग वोटों में तब्दील हो जाएंगे। उनको वोटों में तब्दील करने के लिए क्या रणनीति चल रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अहम सीट मानी जा रही है मथुरा, इसको निकालने के लिए केंद्र से काफी निर्देश आए हैं, आपको तमाम निर्देश आते रहते हैं। कितना अमल हो रहा है और क्या आप चुनौती देख रहे हैं? हेमा मालिनी सिने तारका के रूप में यहाँ पर नहीं है, वो एक प्रत्याशी के रूप में, वो ब्रजवासिनी के रूप में, वो एक गोपिका के रूप में, और उन्होंने ब्रज से अपना जो संबंध जोड़ा है, कृष्ण की और राधा जी की जन्मस्थली से उन्होंने अपना जो संबंध जोड़ा है, और जिसके नाते वो आज गोपिका बनकर जगह जगह जा रही हैं। और गोपिका बनकर वो तो कहती है, अपने भाषण में कहती है कि ये सब मेरे गोपी है और मैं भी एक गोपी हूँ, और ये मेरे गोपाल है, गोपिकाएँ, जो पुरुष हैं वो सब मेरे गोपिकाएँ, उन्होंने कहा है। और उनके जिस प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ब्रज की, और मुझको जो पर्सनल जानकारी है, ब्रज की संस्कृति से उनका वो इतनी अभिभूत है, भगवान कृष्ण के प्रति उनकी इतना श्रद्धा है, उन्होंने राधा रानी के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा है, और उस अभिनय को करते हुए उनको प्रत्यक्ष में भगवान कृष्ण की परछाई का आभास होता है, इसीलिए उन्होंने मथुरा को चुना है। और मथुरा में जिस प्रकार रविकांत जी, एक बड़ा सवाल है, हेमा मालिनी को कृष्ण की भक्ति का तमाम बातें महसूस होती हैं, तो क्या जिले में किसी नेता को महसूस नहीं होती? जिले में कोई नेता कृष्ण के करीब नहीं है क्या? हेमा मालिनी को लाया गया, इससे पहले मथुरा में कितना दिखती थी? जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है, भारी प्रत्याशी है, कितना चुनाव जीतने के बाद रुकेंगी? रविकांत जी, ये पार्टी का विषय है और ये तो किसी के प्रति भी कोई भी कुछ भी कह सकता है। स्थानीय के प्रति, जब स्थानीय होगा तो उसके प्रति भी कोई भी कुछ कहेगा, और भारी हो और हेमा जी जैसी होंगी प्रत्याशी होंगी तो भी कोई भी कुछ कह देगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। आज जनता की एक्सेप्टेशन उनके साथ है, जनता का लगाव उनके साथ है,
और जनता उनको अपने प्रत्याशी नहीं, अपने एमपी के रूप में देख रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है, ऐसे उनको हेमा मालिनी जी को सांसद के रूप में देख रही है। और वो मान रही है, उनको लग रहा है कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हेमा मालिनी जैसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में रहकर जनता हमारा काम करेगी, हमारे बीच में सांसद बनकर हमारे साथ रहेगी। चलिए, और हम उसके साथ। रविकांत जी, आपसे सीधा सवाल, विपक्ष में आप किसको देखते हैं? राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर झाड़ू, अनुज गर्ग? नहीं, सब विपक्ष में तो है ही हैं। मुख्य लड़ाई आपकी किससे? मेरा हमारी किसी से कोई मुख्य लड़ाई नहीं है। हम 50% से अधिक वोट मत प्राप्त करके चुनाव जीत रहे हैं। रविकांत जी, आधे से ज्यादा में हमें और आधे से कम में सब है। चलिए ठीक है, आपकी बात हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन पिछली बार जो चुनाव हुए आपकी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन दिया और समर्थन देने के बावजूद आपकी पार्टी का आरएलडी से पैक्ट खत्म हुआ। आपको फायदा होता है, पैक्ट हो जाते हैं। जयंत चौधरी जी मैदान में थे, आपकी पार्टी ने समर्थन दिया, तो मथुरा की जनता क्यों ना माने? इस बार भारी प्रत्याशी मैदान में है, तो आपको मौका क्यों दिया जाए? रविकांत जी, नहीं, जयंत चौधरी जी से या आरएलडी से हमारा कोई पैक्ट खत्म नहीं हुआ। उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, उन्होंने मथुरा जिले के साथ धोखा किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके विजयी हुए थे और उन्होंने धोखा करके कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से, एनडीए से नाता तोड़कर उन्होंने सत्ता के लालच में और कुर्सी के लालच में यूपीए से नाता जोड़ा और वो तो तुरंत 3 दिन बाद ही वो यूपीए में चले गए। तो ऐसे सत्ता लोभी व्यक्ति को मथुरा की जनता सबक सिखाना चाहती है, सबक सिखाएगी। रविकांत जी, ये ड्यूटी किसकी है कि आप जिससे पैक्ट कर रहे हैं, जो आपके घटक दल है, उसको आप ढंग से रीड नहीं कर पाए, आप उनको समझ नहीं पाए, तो ये गलती किसकी मानी जाए? जनता क्या सोचे? जनता ने कमल को वोट दिया था और वो कमल का वोट जो था वो जनता के लिए घातक सिद्ध हुआ, ऐसा आपके वोटरों का कहना है। गलती आपकी मानी जाती है, तो गलती स्वीकारने में दिक्कत क्या है? जनता खूब अच्छी तरह से जान रही है। जनता पहले भी जानती थी, परंतु हमने कहा हम तो एक अवसर देते हैं कि शायद सुधरने का एक अवसर देकर शायद सुधर जाएं, परंतु वो नहीं सुधरे और आज उनको बहुत बड़ा वो बागपत भी आ रहे हैं, वो मथुरा भी आ रहे हैं। रविकांत जी, एक बड़ा सवाल है, जयंत चौधरी प्रत्येक गांव में जाते हैं, प्रत्येक घर में जाते हैं, वो किसी के नजदीक जाने से सकुचाते नहीं है। इस जाट उम्मीदवार हैं दोनों, तो जो मथुरा का एक समीकरण है, जाट समीकरण है, इसको आप कैसे लुभा पाएंगे? ये आपके साथ क्यों आएगा? इसका आप जवाब दीजिए। जयंत चौधरी के साथ वो वर्ग क्यों नहीं जाएगा? मथुरा में 16.5 लाख वोटर हैं, जिनमें 3.5-3.5 लाख जाट भी हैं। मथुरा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हर वर्ग का, हर जाति का वोट मिल रहा है। वो अपना जो भी दाव लगा रहे हैं वो अपने जातिगत रूप में लगा रहे हैं। हम जातिगत रूप में भी लगा रहे हैं और हम सर्वजातीय रूप में भी लगा रहे हैं और हमारे प्रत्याशी, और तभी हमें सभी वर्गों का, सभी जातियों का जो वोट मिल रहा है, उसी के कारण हमने जो इतनी बड़ी बात कही कि हम 51% से अधिक मत प्राप्त करके विजयी होंगे। उसका कारण ये है कि हमें हर वर्ग का, हर समाज का, हर जाति का और हर क्षेत्र से वोट मिल रहा है। रविकांत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रतिनिधित्व करने के लिए सौरभ जी जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, जातिगत आंकड़े यहाँ पर हावी होते हुए बीजेपी का साफ मानना है कि जाट तमाम वोटर उनके साथ आ रहे हैं, तमाम और वोटर जातिगत उनके साथ आ रहे हैं। आप इस भीड़ में, आप इस कंपटीशन में अपने उम्मीदवार को कैसे जिता पाएंगे? कम शब्दों में जनता को बताइए। देखिए, हमारी जो राजनीति है आम आदमी पार्टी की, वो कभी भी जातिगत नहीं रही है और ना ही हम कभी सांप्रदायिकता की बात करते हैं। हमारा तो सीधा बात है कि नौजवान हमारे साथ है और नौजवान इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया है नौजवान ने, वो सारे नौजवान हमारे साथ है। और जो हमारा एक नारा भी है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, पुरजोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम उसके खिलाफ हैं और जो भ्रष्टाचार से तृप्त लोग हैं वो हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आपको मौका दिया गया भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 5 साल के लिए, लेकिन आप भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन सरकार आपने खत्म कर दिया, आपने डिसमिस कर दिया, आपने दिल्ली के लोगों की ऐसी हालत कर दी। एक कहावत है, मैं अपने चैनल पर नहीं बोल सकता,
लेकिन वो कहावत शायद दिल्ली में सिद्ध होती रही, जनता को आपने धोखा दिया, जनता कहीं की नहीं रही। इस पर आप क्यों नहीं बात करते? और दूसरा एक मेरा विशेष सवाल है, मथुरा में आपकी झोली में क्या मुद्दे हैं, क्या आप जनता से बोलेंगे और कौन से जो यहाँ पर बिगड़े हुए काम है आम आदमी पार्टी बनाएगी? सौरभ जी। देखिए, मथुरा जो है एक धार्मिक स्थल है। सबसे पहले तो हम जो धार्मिक धरोहर हैं उनके लिए बात करेंगे। धार्मिक धरोहरों में सबसे ज़्यादा स्पेशल जो है वो है यमुना शुद्धिकरण। यमुना शुद्धिकरण के बाद हमारी और धार्मिक स्थल आते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है मूर्ति चोरी का, जो पिछले 30-40 साल 50 साल से लगातार हमारे यहाँ चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक भाई पदम फौजी ने बरसाने में एक व्यापक आंदोलन छेड़ा, जिसको हम समर्थन भी कर रहे हैं। और मूर्ति चोरी के खिलाफ इतना बड़ा एक आंदोलन केवल हमारी पार्टी ने छेड़ा और व्यापक तौर पे हम उसमें काम भी कर रहे हैं और आने 24 तारीख के बाद फिर दोबारा से उस मुद्दे को स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात कि हमने देखा है कि यहाँ पे युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी का वो आलम है कि यहाँ पे गुंडागिर्दी और छिनताई दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसी में काम करेगी भाजपा की सरकार। भाजपा जो सरकार आएगी वो 100% जो बिजनेस क्लास की सरकार है, ये बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी और जो निम्न तबका, मिडिल क्लास और निम्न तबका का जो युवा वर्ग है वो और पीड़ित होता जाएगा। रविकांत जी, आप पर सीधा सीधा आरोप, कैसे इसको आप जुटलाएंगे? ये तमाम आप पर आरोप लग रहे हैं। इनके आरोपों को या इनकी बातों को या इनकी पर्सनैलिटी को या इनके नेता के वायदों को तो जनता ने अपने आप ही सबक दे दिया है। अब तो उनकी बातें करना ही मेरे लिए व्यर्थ है। मैं उसका कोई संज्ञान नहीं, ना उनका संज्ञान पूरे देश में, ना प्रदेश में और ना मथुरा में, तो मैं उनके संज्ञान को क्या लेके क्या करूं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग की है, हर किसान की भी है, मजदूर की भी है, शिक्षक की भी है, व्यापारी की भी है और वो महिलाओं की भी है, वो पुरुषों की भी। रविकांत जी, माना ये जाता है विरोधी अगर कोई ऐसी बात कह रहे हो जिससे हमारा फायदा हो रहा हो वो पकड़ लेनी चाहिए। अभी सौरभ जी ने बहुत अच्छी बात कही, मथुरा के मंदिरों में तमाम मूर्तियां चोरी होती रही। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ राम मंदिर बनाने की बात करती है, एक तरफ राम भगवान की ठेकेदार बनती है, लेकिन जब यहाँ मूर्तियां चोरी हुई, इन मूर्तियों से आपका सरोकार क्यों नहीं रहा? क्यों आंदोलन सड़क पर निकल कर नहीं आया? क्यों आप लोग शांत बैठे रहे? रविकांत जी, जनहित के जितने भी प्रश्न हुए हैं, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी ने ही आंदोलन किए हैं। ये तो सब दिखावा करते हैं और ये तो आज भी चुनाव लड़के ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चुनाव लड़ेंगे और अगर जीत गए तो सब बिकेंगे। इसलिए ये तो इनको तो जाके सौरभ जी की बात ली जाए। सौरभ जी, आप पर आरोप है कि आप बिक जाते हैं। आपने दिल्ली में सरकार बनाई, रविकांत जी का इशारा वही था। इस बात को आप इसलिए नहीं जुटला सकते क्योंकि जनता आक्रोशित है, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। सौरभ जी, देखिए, हम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार के जो मानदंड हमारे हैं वो बाहर के लिए और अपनों के लिए सबके एक जैसे हैं। और अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे कहीं से कोई इसमें सच्चाई नज़र नहीं आती और हम तो इस पर केवल हंस सकते हैं। और हम कहीं से भी कहा, हम एक आंदोलन है, पार्टी नहीं है और हम हमेशा। सौरभ जी, मेरा सवाल, मैं माफ करना अगर आप मेरे सवाल को गलत ले रहे हो। मेरा सवाल ये था, आपने साथ में सरकार बनाई, जनता में आक्रोश है, तो जो रविकांत जी का इशारा था, कुछ परसेप्शन जनता में भी वही जाता है क्योंकि ये विरोधी है, जनता से ही आते हैं। कुछ सवाल हो सकता है जनता से ही लेकर के आते हो, तो जब आप पहले से प्रॉमिस करते रहे हम किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, तो सवाल तो उठना लाजमी है ना। देखिए साहब, ये राजनीति है। उस समय जब हमारी 28 सीटें आई और 28 सीटें आने के बाद कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने एक बहुत जिसको कहेंगे बहुत ही खैयड़पने की जो राजनीति शो की कि हमारे 8 हम और हम वो किसी बिना किसी शर्त के समर्थन देने को तैयार है। ऐसे में उन्होंने हमें कटघरे में लाके खड़ा किया। और भी बहुत सी बातें हैं। मैं ये कहूँगा कि हमें राजनीति में आगे देखना चाहिए, पीछे हमने क्या किया है वो और सारी पार्टियों का मिलाने। आपको रोकना चाहूंगा, आपने अभी कहा कि राजनीति में आगे देखना चाहिए। जब आप किसी कंपनी में रिज्यूम लगाते हैं तो आप अपनी पुरानी कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस दिखाते हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? तो राजनीति में, मेरा सवाल सुन लीजिए, राजनीति में ये सब क्यों ना देखा जाए?
और आप कह रहे हैं पास्ट को भूल जाएं। आपको आए हुए दिन ही कितने हुए हैं कि आपको पास्ट को भुला दिया जाए? मैं भूलने की नहीं कह रहा साहब, मैं हम ये कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में हमें कम से कम आज पूरे देश में पहचान अच्छी मिली है। पहचान मिलने के साथ आप आने वाले रिजल्ट्स भी शो करेंगे। हमें 2 और 3 सीटें बताई जाती हैं और आने वाला रिजल्ट डेफिनेटली बताएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और मैं डेफिनेटली इस बात को कहता हूँ कि अब कांग्रेस और भाजपा के उल्टे दिन शुरू हो गए। रविकांत जी आपके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, क्या तथ्य है इस बात में, क्या मानते हैं आप? आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें बहुत बड़े विजन की आवश्यकता है, बहुत बड़ी योजना की आवश्यकता है। देश और देशवासी लंबी दूरी का लंबा सफर तय करने वाला दल और व्यक्ति चाहते हैं। आज भ्रष्टाचार की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जन जन के लिए व्यापक बनाया, भ्रष्टाचार की लड़ाई को अगर शुरू किया तो हमने किया है। भ्रष्टाचार के प्रति, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं। जितने भी 2G स्पेक्ट्रम से लेकर जितने भी घोटाले हुए उन सबको अगर उजागर करने का काम किया है तो या तो सरकारी संस्थानों ने किया है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसको सड़क पर उतर कर लड़ा है। आज देश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, देश को समृद्धशाली, शक्तिशाली, विकासशील भारत अगर बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही एकमात्र विकल्प हैं, क्योंकि उनका एक विजन है। हमारा विजन है। जी एक सिंपल सा सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के पास विजन है, मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के अलावा आपके पास चेहरा कौन सा है? नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 पार्टी में कौन है? ये ढूंढने में आपको समय लग जाएगा, क्योंकि शायद नंबर 2 आपके यहाँ है ही नहीं। जो कुछ है वो नरेंद्र मोदी है। इस सवाल का आप जवाब दीजिए। ऐसा है, सब नंबर 2 और नंबर 3 बनाकर रखते हैं, हम सबको नंबर 1 का साथी बनाकर रखते हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो साथी हैं नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी के साथ सबका मित्रवत व्यवहार है, भाई जैसा व्यवहार है, और उसी कल्पना के साथ, उसी विजन के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। और भारत को आज जिस प्रकार की आज आवश्यकता है, विकास युक्त भारत की, शिक्षा युक्त भारत की, तेजस्वी भारत की, जो विश्वगुरु के रूप में भारत पहचाना जाता था, जो ईमानदारी और सच्चाई के लिए जिसकी पहचान होती थी, जिसके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे, आज वो घोटालों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। वो आज जो भारत बहुत मजबूत देश कहा जाता था, आज वो उसके पड़ोसी छोटे छोटे से देश उसको आंख दिखाते हैं। भारतीय जनता भारत। रविकांत जी आपको रोकना चाहूंगा, पैनल से मेरे पास ब्रेक के लिए वक्त आ रहा है, रुकेंगे एक वक्त के लिए, एक ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे, कुर्सी का सरताज कार्यक्रम जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। करेगा देश पे राज, किसका होगा जनता से सरोकार, किस पर करेगी जनता विश्वास, चलेगी किसकी आंधी, होगा किसका सुपड़ा साफ। करेंगे बात आज मथुरा के चुनावी अखाड़े की। क्या चाहती है मथुरा की जनता? क्या यमुना शुद्धिकरण मुद्दा रहेगा हावी, या जनता की आवाज रहेगी सब पर भारी? क्या रहेंगे भावनात्मक मुद्दे हावी, या फिर चलेगी मोदी की आंधी? क्या साइकिल खोल पाएगी अपना खाता? क्या मुंबई से आई हेमा को अपनाएगी जनता सारी? क्या अखिलेश के वादे कर पाएंगे जनता को आश्वस्त? क्या चल पाएगा जयंत का जादू, या केजरीवाल की चलेगी झाड़ू? क्या चलेगा आरएलडी का जादू, या रहेगी माया की सोशल नेटवर्किंग हावी? या रहेगा मुकाबला 2 केंद्रीय राजनीतिक दलों में? देखते हैं कौन होगा मथुरा की सीट पर काफिज। देखिए हमारे साथ कुर्सी का सरताज।
हूं विवेक गर्गाचार्य। हमारे साथ दो मेहमान बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, तीसरे आरएलडी के लोग। आप खाली कुर्सी देख रहे होंगे हमारे चैनल पे, आरएलडी की तरफ से कोई भी यहां नहीं पहुंचा है, खाली कुर्सी हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे कहते हैं कि हम फाइट में बने हुए हैं, हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे, लेकिन जब बड़ी बहस पे चैनल पे बुलाया जाता है तो कोई जवाब नहीं होते उन लोगों के पास, इसीलिए उन्होंने खाली कुर्सी समझना बेहतर समझा। जयंत चौधरी को हमने इनवाइट किया, राष्ट्रीय लोकदल के तमाम जो नेता बताते हैं खुद को कुर्ता पहन पहन के, उनमें से कोई भी एक भी समाचार 24 न्यूज चैनल पे हाजिर नहीं हुआ। ये खाली कुर्सी हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल का जिस पे बैज लगा हुआ है वो गायब हो गए। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रीय लोकदल कब तक मथुरा से गायब होता है, वैसे बागपत से तो गायब होना तय है। रविकांत गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, दोनों का एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। रविकांत गर्ग जी, पहला सवाल आपसे है भाई, आपके पड़ोसी हैं, आप वो कहते हैं कि हमारी भाजपा से टक्कर है, और जब स्टूडियो में उनको सवाल के लिए बुलाया जाता है तो सवालों से बौखला जाते हैं और गायब हो जाते हैं, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? भारतीय जनता पार्टी के अलावा जी जितने लोग चुनाव के मैदान में हैं जी, उनका ना कोई विजन है जी, ना उनकी कोई दृष्टि है जी, ना उनकी कोई योजना है जी, ना कोई आगे के लिए प्लानिंग है जी। केवल चुनाव में हम खड़े हो जाएं, चुनाव जीत जाएं, यही उनका विजन है। और उसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाने के लिए कोशिश हो रही है जी। मैं समझता हूं कि मैं उनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। अब जिस प्रकार से हेमा जी के नाम से दो लोग खड़े कर दिए, हमारे पास भी कई लोग आए थे, जयंत चौधरी के नाम वाले आए थे कि हमको खड़ा कर दीजिए, परंतु हमने ये उचित नहीं समझा। राजनीति में धोखे की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी जी। इस प्रकार की षड्यंत्र की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर राजनीति करनी है तो स्वच्छ मन से करनी पड़ेगी, बड़े मन से करनी पड़ेगी, बड़े दिल से करनी पड़ेगी और दूर तक की राजनीति करनी पड़ेगी। हमारा अपना विजन है, हमने भारत के लिए एक सपना संजोया है जी। जैसा कि सन 47 में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो लोग रहे, उन्होंने एक सपना देखा था कि भारत आजाद होगा तो कुछ अपना और इस देशवासियों का कुछ अच्छा होगा, परंतु उस सबको तो कांग्रेस ने धूल में मिला दिया। उनके सहयोगी दल भी उसमें सहयोगी रहे, कांग्रेस के सहयोगी दल भी उसमें सहयोगी रहे, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है। हम इस देश के युवा के, महिला के, उनके बुजुर्ग के, शिक्षक के, व्यापारी के, किसान के, सबके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं जी। हम विकासशील भारत बनाना चाहते हैं जी। हम ताकतवर भारत बनाना चाहते हैं, हम समृद्धशाली भारत बनाना। रविकांत गर्ग जी, पहले भी आपने सरकार बनाई थी, तब कमजोर भारत बनाया था क्या? वाजपेयी जी की सरकार जब चली थी, पहले भी जो सरकार रही है हमारी, अभी 6 साल में अटल जी के शासन काल में अगर भ्रष्टाचार का एक आरोप कोई बता दे, आज तक कोई लगाने की हिम्मत केजरीवाल बताते हैं, विरोधी भी नहीं लगा पाए। केजरीवाल बताते हैं, केजरीवाल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, वो कोई अस्तित्वहीन व्यक्ति है, वो तो उसके अपने खुद के अलावा। तभी तो दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बननी थी ना केजरीवाल ने, पूरे भारत में दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बननी थी ना केजरीवाल ने। हो सकता है कि कोई उनकी माता पिता भी सामने आ जाए तो कहो तो उनको भी वो भ्रष्ट बताने लग जाए। नहीं, दिल्ली में आपकी सरकार क्यों नहीं बनी भाई, जब आप पाक साहब थे तो? और कहीं वो कह दे कि तुझको हमने पैदा किया, तो वो कह दे तुमने मुझको भी भ्रष्टाचार से पैदा किया जी। तो ये उनकी तो जो स्थिति है, केजरीवाल मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु हमारा सपना है। मैं उसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ जी। आज नहीं रविकांत जी, मैं ये कह रहा हूं, जब वाजपेयी सरकार थी तब आपने सपना नहीं देखा क्या? तब आप सोए हुए थे क्या जब वाजपेयी सरकार रही? अपनी सरकार की तो बात कर रहे हैं जी। हाँ बताइए, हमने सरकार में क्या किया सबको मालूम है। भ्रष्टाचार का एक आरोप हम पर नहीं लगा। बंगारू लक्ष्मण कौन थे? बंगारू लक्ष्मण कौन थे? बंगारू लक्ष्मण कौन थे? आपको पता होगी। नहीं, बंगारू लक्ष्मण बीजेपी में से नहीं थे क्या? आपको पता होगी। तो षड्यंत्र कैसे किए जाते हैं इस कैमरे के सामने, वो बहुत लोगों को पता है। मायावती कहती हैं कैमरे के आगे मोदी षड्यंत्र कर रहे हैं। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जी, और उसको 1 लाख रुपए की रिश्वत, 1 लाख रुपए लेते हुए दिखा दिया गया। कम लिए थे क्या? ज्यादा लेने चाहिए थे क्या? अगर तुम आपको यही बात करनी है, मैं जब विकास की बात कर रहा हूँ, जनता के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ, तो आपको बंगारू लक्ष्मण जो इस दुनिया में भी नहीं है। नहीं थे कि नहीं थे? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, थे कि नहीं थे? उसी बीजेपी में थे क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी की थिंकिंग बताना हूँ आपको, उसको जनता तक पहुंचाइए जी। बताइए। जब देखो देश की नदियां हैं,
यमुना नदी की बात नहीं है, सारे देश की जो नदियां हैं हम उनको मां मानते हैं। यमुना जी है, गंगा जी है, और पूरे और विश्व में कहीं इनको मां नहीं माना जाता। तो हमारा सोच है कि जब वो विश्व की और नदियां, बड़े देशों की और नदियां जब स्वच्छ, साफ, निर्मल रह सकती है, तो भारत की नदियां जिनको कि हम अपनी मां मानते हैं वो निर्मल क्यों नहीं रह सकती? सौरभ जी, रविकांत जी माफ कीजिएगा, रविकांत जी माफ कीजिएगा, मैं सौरभ शर्मा जी को लाता हूं। भाई आप गंगा जी, यमुना जी को मां क्यों नहीं मानते? भाई अकेले बीजेपी वाले मानते हैं, आप क्यों नहीं मां मानते? सही, यमुना, गंगा ये पवित्र नदियां हैं और हमारी देवी देवता है। इनके स्वच्छ रखने का हमारे पे जिम्मेदारी है जी। और इससे पहले की जो पार्टियां जो पावर में रहीं जी, उनकी भी जिम्मेदारी थी। दिल्ली में आपकी जिम्मेदारी थी, नहीं थी? बिल्कुल साहब जिम्मेदारी थी, लेकिन 49 दिन की जो बात करते हैं हम, 49 दिन में हमने बहुत कुछ किया है। चैनल अच्छा, मैं आपको एक छोटी बात, बड़ी बात बताना चाहता हूँ। आज केजरीवाल थे एक चैनल को, उन्होंने बात की, हमारे चैनल पर भी थे केजरीवाल साहब। केजरीवाल ने कहा गलती हो गई भाई, अगर मुझे याद आ जाता तो मैं इस्तीफा नहीं देता। तो फिर कोई गलती फिर आम आदमी पार्टी मथुरा में दोहरा रही है क्या? सर यूं कहते हैं कि किसी बात को बार बार कहो तो शरीफ आदमी बेचारा यूं कहेगा ठीक है, इस बात को लो मैं मान लेता। भाई आप शरीफ कहते हो, बीजेपी आपको गुंडा बताती है, किसकी बात मानो? सर ये तो आप जानते हैं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि कौन शरीफ है, कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, कौन जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी बड़ी चीजों में जो राजनीति को बांट दिया गया है उसके खिलाफ लड़ रहा है। एक बात मुझे बताइएगा सौरभ शर्मा जी, अगर नरेंद्र मोदी हिंदू हित की बात कर देते हैं तो आप सांप्रदायिक हो गए, मुलायम सिंह अटारी पे होकर चिल्लाते हैं आतंकवादियों को छोड़ो तो वो धर्मनिरपेक्ष हो गए, ये कौन सी भाई श्रेणी है आप लोगों की? हम तो ये कहते हैं कि हम जाति और धर्म की कोई बात ही ना करें। यहाँ बात हो केवल और केवल युवा की नौकरियों की, वृद्ध लोगों की सेवाओं की। और दिल्ली में कितनी नौकरी दे दी? सर 49 दिन में जितना कर सकते थे उस क्या किया? मुझे 4 उपलब्धि गिना दो। सब हमने पानी फ्री दिया 3 महीने तक। 3 महीने। उसके बाद क्यों नहीं फ्री है भाई? ऐसी कोई पॉलिसी बनाते ना, आपकी सरकार थी तो आपको पॉलिसी बनानी चाहिए थी। सर हमें थोड़ा सा भी वक्त नहीं दिया। नहीं, वक्त छुड़ाया किसने था आपसे? आपने इस्तीफा देकर खुद चले गए आप। सर हमने, हमारी जो सरकार बनी है वो दो मुद्दों पे बनी है, उन्हीं पे हमारी पूरी लड़ाई है, पूरी पार्टी की लड़ाई है। पहली बात कि हम जन लोकपाल लाना चाहते हैं और ये क्यों नहीं लाए? सर जन लोकपाल के लिए ही लड़ाई लड़ी थी और उसी लड़ाई में हमें विपक्षियों ने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर क्या कि हम 40 से लड़ने के लिए हमारे पास 28 थे, पूरे लोग नहीं थे। अब हमारी सरकार बनेगी, उसमें से भी चले गए। नहीं अब देखिए अब के इलेक्शंस में हमारी पार्टी बनेगी। अच्छा, बिन्नी थे आपकी आम आदमी पार्टी के, बड़े राइट हैंड माने जाते थे, वो बिन्नी को क्या हो गया भाई? बिन्नी कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर हैं। आपने सुना होगा स्टेटमेंट, नहीं सुना हो तो मैं सुनवा देता हूं। सर बिन्नी जैसे लोग राजनीतिक दोष हैं और ये हर पार्टी में पाए जाते हैं, इसका कोई ये अच्छा, और भी कोई है बिन्नी के अलावा पार्टी में आपकी में? नहीं सर, अभी ये बिन्नी जी हैं, कल कोई और निकल सकता है। अब कौन है? कुछ आइडेंटिफाई किया मथुरा में कौन है भाई? नहीं सर, ऐसा मैं नहीं समझता कोई है, पर जो है वो अपने आप सामने आएगा। आपके पास सबसे अच्छा, इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने को कहाँ मानती है? चौथे, 5वें, किस नंबर पर मानती है भाई? सर इस लोकसभा चुनाव में अभी हमने गांव के दौरे किए हैं और शहर में भी हम डोर टू डोर जा रहे हैं। हमने अपनी 40 टीमें बना रखी हैं 5-5 लोगों की, और ये सारी टीमें डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। हमें जो पता लगा, ये पता लगा कि हम जिस गांव में जा रहे हैं हमारे ऑलरेडी 100, 150, 200 वोट हैं, हमें पहले से हैं। हम हमारे जाने से उनमें वृद्धि। कुछ गाँव तो ऐसे हैं यहाँ 150 लोग भी नहीं रहते। नहीं सर, ऐसा नहीं है। रविकांत गर्ग जी से पूछ लेता हूँ। रविकांत जी सही कह रहा हूँ ना मैं? मथुरा में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ 150 लोग पॉपुलेशन नहीं है। अब मैंने तो पहले ही कह दिया ना कि हमको इन पर टिप्पणी क्या करें जब मुझे किसी हमारे सामने किसी प्रतिस्पर्धा में ही नहीं है तो बेकार। चलिए रविकांत जी, आप टिप्पणी नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी पर, आपसे कुछ सीधे मेरे सवाल है। राष्ट्रीय लोकदल जो मथुरा से जयंत चौधरी प्रत्याशी, उनके कुछ मुद्दे हैं, हाई कोर्ट का मुद्दा उनके पास है, विधवाओं के लिए सुधार का मुद्दा उनके पास है, वो शुगर मिल चलवाएंगे, वो एयरपोर्ट खुलवाएंगे, जाट आरक्षण का मुद्दा उनके पास है। आपके पास क्या है? आप मथुरा की जनता को क्या? सबसे बड़ा तो वो जो हरित प्रदेश की मांग करते हैं, हरित प्रदेश की बात करते हैं, उन्होंने 5 साल में हरित प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, केंद्र की सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया। नंबर 1 तो उनके सारे मुद्दे झूठे हैं और जनता को क्या रुख है? हाई कोर्ट पर आपका क्या रुख है? बेंच आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो कहाँ है? मैं उससे भी पहले की बात कह रहा हूँ।
हाई कोर्ट हो और चाहे क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से जैसे वो हरित प्रदेश की बात करते हैं, हम वृक्ष प्रदेश की बात करते हैं। आज आवश्यकता है वृक्ष क्षेत्र को डेवलप करने की, आज आवश्यकता है वृक्ष, आज आवश्यकता है वृक्ष, आज आवश्यकता है वृक्ष क्षेत्र को, आज पूरे हाई कोर्ट पर स्पष्ट मैं कह रहा हूँ जी, हाई कोर्ट की बेंच भी बननी चाहिए, तो आगरा मथुरा में ही बननी चाहिए। मथुरा या आगरा, मथुरा या आगरा, क्षेत्र के विकास की बात कर रहा हूँ, मथुरा या आगरा क्षेत्र में, दोनों चीज क्षेत्र में, इसलिए मैं क्षेत्र के विकास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और जितनी आज जब से उत्तरांचल अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अगर विकास के लिए संभावनाएं कहीं हैं तो वो वृक्ष क्षेत्र में है। यहाँ 15 से 20 करोड़ लोग प्रतिवर्ष आते हैं, श्रद्धालु और दर्शनार्थी आते हैं। कोई दूसरा स्थान ऐसा प्रदेश में तो है ही नहीं, देश में भी नहीं है जहाँ 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु और फिर व्यापक क्षेत्र में आते, एक स्थान पर नहीं आते, केवल आए और कहीं दर्शन करके चले गए। बिल्कुल सही बात, रहते हैं वृक्ष क्षेत्र। तो हम वृक्ष क्षेत्र के विकास की बात करें और वृक्ष क्षेत्र के विकास के लिए हमने बहुत बड़ा विजन तैयार किया है। हम वृक्ष को हेरिटेज जोन बनाएंगे। हम मथुरा वृंदावन गोवर्धन को हेरिटेज सिटी बनाना चाहते हैं। हमने जो कल्पना की है कि लोग विदेशों में घूमने ना जाएं, बल्कि विदेशों के लोग मथुरा और हिंदुस्तान में घूमने के लिए आए। यमुना को इतना पॉल्यूशन मुक्त कर दें, यमुना को इतना शुद्ध निर्मल कर दें कि विदेशों की नदियां भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। हम उन सब कामों को करेंगे। कब करेंगे? जब सत्ता में आएंगे और सत्ता में हमने। अच्छा, पिछली बार क्यों नहीं कोई विजन था? पिछली बार विजन फ्री थी क्या? आप कह रहे हो, उन बातों को झुटलाइए मत। सारी विकास की गति है, गति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, एनडीए की सरकार में बनी। चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो और चाहे 6 लेन 4 लेन स्वर्णिम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना हो, सब भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य के लिए जितनी गति से काम किया, यूपीए सरकार ने आने के बाद तो घोटालों को गति दी और विकास को ठप कर दिया। बिल्कुल सही बात। रविकांत गर्ग जी, आप बड़े सीनियर नेता हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती, कल परसों में एक प्रोग्राम में था, आरएलडी के लोग कह रहे थे भाई फिर दोबारा से बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे। अभी आप दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, आरएलडी वाले कहते हैं कि हम फिर गठबंधन कर लेंगे साहब। तो फिर गठबंधन होने वाला है क्या? अगर गठबंधन होता तो कब का हो जाता। वो तो बहुत उन्होंने तो इतने प्रयास किए हैं हर तरह से, वो तो आखिर तक ये प्रयास में लगे रहे कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो जाए, हमको 2 सीट मिल जाए, 1 सीट मिल जाए। अच्छा, कुछ देश परिवारवाद से ऊपर उठकर कुछ देखना चाहता है। अच्छा, परिवारवाद की राजनीति चलने वाली नहीं है, जातिवाद की राजनीति चलने वाली नहीं है। अब देश परिवारवाद से, जातिवाद से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ा देखना चाहता है। इसलिए अब ना कोई दल प्रधानमंत्री बना रहा है, ना कोई जाति प्रधानमंत्री बना रही है, ना प्रधानमंत्री देश का नवयुवक बना रहा है, देश की जनता बना रही है, देश का मतदाता बना रहा है। और इसलिए वो तय कर चुका है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। और नरेंद्र मोदी की सत्ता में देश का विकास होगा, सीमाएं सुरक्षित होंगी, अपराधियों का साम्राज्य खत्म होगा, महंगाई पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी और बहुत सारे काम जो देश की आवश्यकता है वो सब होंगे। अच्छा, सौरभ तिवारी जी, ये क्या सही कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सब चीजें सुधर जाएंगी? आप कुछ नहीं कर पाए दिल्ली में। साहब, मैं एक बात कहूँ आपसे कि इंडिया साइनिंग हमारे सामने पहले हमने देखा था। अच्छा, अब बहुत मतलब आप कहते हैं इन्होंने चोरी कर लिया आपका आइडिया? नहीं, हम ये नहीं कह रहे जी। हम ये कह रहे हैं कि इनको, जैसे अभी कहा सर ने कि हमारी नदियाँ इतनी स्वच्छ हो जाएं कि विदेशी भी उसको देखने आएंगे, तो पहले थोड़ी बहुत तो स्वच्छ की जाए। मैं आपको बताता हूँ कि मथुरा में यमुना नदी की वजह से हमारा साड़ी उद्योग, साड़ी छपाई उद्योग और चांदी उद्योग, जो सेलम के बाद दुनिया में दूसरे नंबर, एशिया में दूसरे नंबर पे था, वो बुरी तरीके से पैरालाइज हुआ। अच्छा, आपकी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं बीजेपी चोर है, वो कहते हैं कांग्रेस चोर है। तो क्या देश में एक अरविंद केजरीवाल ही ईमानदार है, बाकी कोई ईमानदार नहीं है क्या? देखिए साहब, ये तो समय बताएगा कि हम कितने ईमानदार हैं और हम कितने त्यागी हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी एक आंदोलन के तौर पे निकली है। और अरे भाई, आंदोलन से आगे बढ़ जाओ ना, या फिर आंदोलन करने लग जाओगे? जी, अब राजनीति में देखिए, अगर वीआईपी कल्चर ही पार्टी को बनाए रखना है तो वीआईपी कल्चर तो हम मेंटेन नहीं करेंगे। हम अपने जो भी हमारा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का सुरक्षा लेंगे, कमांडो लेंगे सर। हमारे यहाँ राज्यपाल से कहेंगे भाई ऐसे लोगों को भेजो जो शीला दीक्षित के उसमें थे कैडर में, उन लोगों को मत भेजो, नए चेहरे भेजो, कोई पहचान नहीं पाए, मीडिया वाले नहीं पहचान पाए।
ऐसी नहीं सुरक्षा सर, लोगे क्या? ऐसा ये आरोप है। और 4 की जगह 16 कमांडो लोगे? मैं तस्वीरें दिखा दूं? नहीं सर, ये आप बेहतर जानते होंगे खैर, पर लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि हम लोग वीआईपी सुरक्षा के खिलाफ हैं और हमारा जो भी एमपी इलेक्शन लड़ता है वो पहले से लिख के देता है कि हम कोई भी लग्जरी। अच्छा रविकांत गर्ग जी, आप सोशल नेटवर्क साइट पे बहुत रहते हैं, आपने एक चुटकुला देखा हुआ, मैंने भी देखा था जब केजरीवाल ने छोड़ी थी कि अगर केजरीवाल संसद में पहुंच गए तो हर चीज पे धरने पे ही बैठ जाएंगे। धरने पर बैठना भी आवश्यक है जी। परंतु हर चीज का वक्त होता है। जहाँ आंदोलन करने का स्थान हो तो आंदोलन करना चाहिए। सत्ता में रह के अब हम नहीं, एक तस्वीर देखी, आपको बड़ा राजनीतिक अनुभव है, आप पूर्व मंत्री भी रहे, मैं आपका वो अनुभव लेना चाहूंगा। रविकांत जी जी कि हमने भी धरने बहुत दिए हैं, जी। हमने आंदोलन बहुत किए, परंतु सत्ता में जब वो रहे या एमएलए या मंत्री रहे तब धरने नहीं किए। अपनी कलम से और अपनी ताकत से अपने हुकूमत से काम किया और जनता को लाभ हुआ और लोगों को लाभ हुआ और उसी की सराहना आज भी लोग करते हैं। अच्छा रविकांत जी, आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आप सरकारी कामों काज से भी रहे हैं, आपने काफी अनुभव रहा है आपको। मैंने भी 10 बरस की अपनी पत्रकारिता में पहली बार देखा कि कोई मुख्यमंत्री धरने पे बैठ गया। भाई जब मुख्यमंत्री धरने पे बैठेगा तो कानून व्यवस्था तमाम सरकारी काम वो क्या धरने पे ही होंगे क्या? मैंने वही कहा ना कि धरना और आंदोलन आवश्यक है, परंतु जिस समय हम सत्ता में हों या ताकत में हों तो उस समय इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हमको जनता ने जो ताकत दी है, कलम की जो ताकत हमको जनता ने दी है, शासन करने की जो ताकत हमको जनता ने दी है, उसका इस्तेमाल करके हमको जनता के भलाई के लिए, जनता के हितों के लिए, देश की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए हमें काम करना चाहिए। और वो कलम की ताकत में बहुत बड़ी ताकत है और उससे सब कुछ किया जा सकता है। सौरभ तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी से। सर देखिए, दिल्ली में जो हमारी सरकार बनी, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसे पूर्ण जो है दर्जा नहीं मिला हुआ है राज्य का। और ऐसी स्थिति में उनके पास जो पावर होती है वो केवल 30% पावर होती है। 30% सेंटर के अब 100% लेने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए साहब, अगर बेहतर करना है तो राजनीति पे, हमें कांग्रेस वालों ने कहा था कई बार कि अगर जन लोकपाल पारित कराना है तो आओ लड़ लो, जीत लो। हमने जीता है, ऐसा नहीं है। नहीं, मोदी ने तो कहा नहीं आपको हराने के लिए, लड़ने के लिए, जीतने के लिए। तो हम बात ही नहीं। मोदी जी से क्या लड़ाई है? राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं यहाँ केजरीवाल गए? सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ते, राहुल जी के खिलाफ। देखिए हवा किसकी है, मैं तो उनकी बात करता हूँ। नहीं, हवा किसकी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हवा किसकी है? हवा बता रहे हैं लोग कि हवा मोदी जी की है। नहीं, आपको लगती है मोदी की हवा है? सर ये तो इलेक्शन बनारस का बताएगा कि हवा किसकी है। नहीं, आप कह रहे थे हवा किसकी है, हवा नहीं भाई, किसके खिलाफ जो चुनाव लोगों ने लड़ेंगे? सो कॉल्ड हवा का जो बताया है उस अच्छा, आप गांव में रहे। सौरभ तिवारी जी, बड़ा सीधा सवाल पूछूंगा, बड़ा मासूमियत से सवाल है, चाहूंगा मासूमियत से ही जवाब दें और ईमानदारी से जवाब दें, राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के। क्या मोदी की हवा है कहीं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता मोदी की हवा है। एक्चुअली क्या है कि केजरीवाल की हवा है? ये जो सर ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पे जो पेड लोग काम कर रहे हैं इस समय, वो पेड लोग इस हवा को बनाने में लगातार काम कर रहे हैं। और मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए बीजेपी एक पार्टी अब दूसरे नंबर पे आ गई, पहले नंबर पे मोदी जी चले गए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। सौरभ जी जी, आपने अभी कहा कि पेड रोल्स लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल नेटवर्किंग साइट पर। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं खुद इंटरव्यू लेने मनीष सिसोदिया का आपके कार्यालय पे गया, आपका जो गाजियाबाद में कार्यालय है जी, मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ पर 50 की संख्या में युवा सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर अरविंद केजरीवाल की हवा बनाई जाए। और आप इस स्टूडियो में बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ हवा बनाई जाएगी नरेंद्र मोदी की। ये कैसा आरोप हुआ? अपनी अंदर गाजियाबाद का जो ऑफिस है वो आपने नहीं देखा, मैंने भी देखा। 50 लोग इस तरीके का बैठ के एक साथ काम करने के लिए एक जगह भी नहीं है वहाँ पे। जी, मतलब 50 लोग वहाँ पर नहीं है, अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, उतना जगह ही नहीं। अच्छा, कितने वो बता? नहीं, अपने बता दो अपने अलग अलग जो काम है सबके। कितने लोग बैठे हुए हैं? सर कंप्यूटर पे एक आदमी है केवल वहाँ पे, अपने काम करता है। जो हमारे डाटाज वगैरह हैं इनके लिए हमने रख रखा है, एक आदमी काम कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा कोई नहीं है? भाई एक चीज बताओ, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू आप लोगों ने प्रचार किया दिल्ली में, अब मोदी जी उस पर आ गए तो क्यों दर्द हो रहा है भाई आप लोगों को? सर देखिए, दर्द नहीं हो रहा। हमारी बात यह है कि एक जबरदस्ती की हवा क्यों बनाई जा रही है।
नहीं, आपसे देखिए, मना किया है मैं क्या? एक बात आपके टायर को किसी ने पंचर कर दिया क्या हवा बनाने के लिए? आप बनाओ भाई। नहीं देखिए, अब मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, जो अपने अनुभव से जितना 2-4 दिन 5 दिन का हमें अनुभव है, उसमें सीधी सी बात है, इस बार अंबानी जी ने कहा है कि भाई कांग्रेस आप चुप रहो, जरा इनको आने दो, फिर बाद में अगली बार तुम्हें ले आएंगे, इस बार इनको बनाने दो, इनको भी लेने दो, इनको भी खाने पीने दो, अगली बार इनका मैटर बन जाएगा, तो अगली बार तुम्हें बना देंगे। तो ये तो देखिए साहब, एक ही घर से चलती हुई दोनों पार्टियां हैं और एक ही घर से इनका दाना पानी दोनों सौरभ का जी, चल रहा है। आप जी सर। आरोप लगाते हैं अंबानी पर, आप आरोप लगाते हैं टाटा पर, आप आरोप लगाते हैं अडानी पर। आपको ये पता है कितने रोजगार दिए उन लोगों ने हिंदुस्तान में? क्या आपको संख्या पता है उस रोजगार की? क्या आपको पता है कि उस रोजगार से कितने घर चलते भाई हैं, जी, कितने बड़ा चूल्हे चलते हैं बड़ा हिंदुस्तान आप तो मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, फिर भी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे सरकारी डिपार्टमेंट इम्पेरलाइज हो गए? अगर हुए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमारा आप जाके भाई, देखिए, आप सबूत सर, किसी एक के सेकंड, पास नहीं एक देते। सेकंड, हाँ जी, बोलिएगा। सर एक सेकंड, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाके देख लिए क्या हालात है। और इसके अलावा बीएसए कॉलेज या कोई भी कॉलेज, या मैं क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, उनमें सब में संविदा पे लगाए जाते हैं। संविदा इज ऑल्सो ए फ्रॉड सर। क्या कर रखा है हमारी? देखिए, पहले हमारे बीए करने के बाद टीचर बन जाता था, आज बीए खत्म कर दिया, एमए के बाद बनेगा, तो इसका मतलब हमारी बीए खराब हो गई। एमए करेगा, एमए करने के बाद लगेगा, आप हो गया सर, आपकी सरकार बन गई तो 8 पास को लगा देंगे? नहीं सर, हमारी सरकार या बनेगी, घर से जन्म लेते ही लगा देंगे भाई, अब तुमने जन्म ले लिया, ऐसा टीचर बना मैं दिया। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि फिर टेट लगा दिया, बीएड लगा दिया, फिर टेट लगा दिया, फिर टेट में भी मेरिट लगा दी? ये क्या है सर? मैं जो कहता हूँ, मैंने आंदोलनों की कहानी कुछ पढ़ी है, ये है इन दोनों सरकारों का कहानी कि 18 से 28 को एंगेज रखो और किसी तरीके का भी आंदोलन मत होने दो, हमारी रोटी आराम से चलती रहेगी, सरकार हमारा काम आराम से चलता रहेगा। अच्छा, 18 से 28 अगर एंगेज आपकी नहीं पार्टी होगी, को एक बीमारी है, मैं उस बीमारी का जिक्र कर देता हूँ। आप आरोप सब पे लगा देते हैं, सबूत देने के नाम पे फिर गायब हो जाते हैं। कुछ सबूत है क्या आपका? सर, मोदी जी को सर, भ्रष्टाचारी बता सर, दिया, सर, गुजरात को आपने बता दिया, यहाँ के आप प्रत्याशियों पे आरोप तमाम लगाते रहे हैं। पिछली बार थे आपके जिला संयोजक, उन्होंने भी तमाम आरोप लगाए। भाई सबूत दे दो ना, आप मुझे दिखाओ ना सबूत, मैं चैनल पर चलाऊंगा, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं चैनल पर सबूत चलाऊंगा, आप दिखाइए। सब मैं एक बात आपसे कहूँ हाँ। कि ये हमारे जो सिस्टम है उसको कैंसर है और हम उसके लिए कीमोथेरेपी का काम कर रहे हैं। इस कैंसर के जम्स को मारने के लिए कीमो की जरूरत बहुत ज्यादा है। कितने दिन करेंगे? करते रहेंगे सर, हमेशा करते रहेंगे। भाई आपका अगर यहाँ से सरकार सर, बनी भी, वैसे तो पता नहीं जनता किसको देगी, पर हो सकता है फिर दोबारा से धरना चालू हो जाए, स्थिति हो जाए, संसद भवन के पास धरना चालू हो जाए, हम लोग चले भाई संसद भवन में धरना हो रहा है, पहली बार ऐसा सुनने को मिले, सर प्रधानमंत्री धरने पर बैठ गए। सर देखिए, जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और जो नहीं कर पाएंगे और हमारा दम घुटेगा, हम तो यही करेंगे। हम जो करेंगे जो समाज के लिए अच्छा होगा, हमारे हर भाई के लिए अच्छा होगा। हम किसी तरीके से कोई हिंदू मुस्लिम जात पात किसी तरीके की कोई बात ना करके बेरोजगारी की बात करेंगे, हम सफाई की बात करेंगे, हम पानी की बात करेंगे, हम सड़कों की बात करेंगे, और यही बात साहब हम कर रहे हैं। हम समझाना चाहते हैं कि अब विकास पे ध्यान दें। मतलब आपके कहने का मतलब है जनता समझी नहीं है, आप नहीं समझा दिया, बाकी सब लोग तो ऐसे ही थे। बिल्कुल। अब एक बता दीजिए कि हमारे मथुरा से प्रत्याशी हैं रविकांत जी, इनका कहना है कि जनता समझी नहीं, यही समझा रहे हैं। भाई फिर आप लोग क्या कर रहे थे अब तक राजनीति में? कोई बात नहीं, अब पता लग जाएगा जनता समझी है या नहीं समझी। जनता भी समझ चुकी है, मतदाता भी समझ चुका है, और क्षेत्र की जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है, महंगाई से मुक्ति चाहती है, देश का सम्मान स्वाभिमान बढ़ता हुआ देखना चाहती है, आपराधिक साम्राज्य को समाप्त करना चाहती है, युवाओं को रोजगार चाहती है, और महिलाओं की सुरक्षा चाहती है, आम जनजीवन को सामान्य रूप से। अच्छा रविकांत गर्ग जी, मथुरा में आपको लौटा के लाना चाहूंगा। मथुरा में दोबारा से एक बार फिर चर्चा शायद ज़्यादा लंबी चली गई, देश हित में चली गई, मैं मथुरा पे लेना चाहूंगा। मथुरा आज हमारा मेन फोकस था, मथुरा लोकसभा सीट पे। भाई आपको प्रत्याशी क्यों नहीं मिलता? अब हर बार यही होता है, सत्यानाश होता है बीजेपी की तरफ से। अगर जिला अध्यक्ष चुनना हो तो 2-3 बरस लग जाते हैं, लोकसभा प्रत्याशी ढूंढना हो तो आपको मिलता नहीं, कभी वृंदावन में फुटबॉल होता है, कभी मीटिंग में कुछ होता है। क्या चलता है भाई? ये भारतीय झगड़ा पार्टी क्यों बना रखी है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी एक मात्र वैचारिक सिद्धांतों पर लोकतांत्रिक पार्टी है, और सब तो व्यक्तियों की पार्टी है, परिवारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से ये एक ऐसी पार्टी है जो बुजुर्गों को बाहर कर देती है। सारे फैसले होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, सारे फैसले होते हैं, वो खुले विचार विमर्श के साथ होते हैं, और उसी विचार विमर्श में ये देखा जाता है कि किस चीज के लिए कौन उपयोगी। अच्छा, यहाँ कोई उपयोगी नहीं था क्या? अन्य जो पार्टियां हैं उनमें देखा जाता है कि
कौन सी कुर्सी के लिए व्यक्ति छांटने की बजाय व्यक्ति के लिए कुर्सियां छांटी जाती हैं। हमारे यहाँ कुर्सी के लिए व्यक्ति छांटे जाते हैं। ये तो मथुरा में कोई बैठने लायक था नहीं क्या, या कुर्सी नहीं थी उन लोगों के साथ, वो कुर्सी से ऊपर हो गए? नहीं, क्यों नहीं भाई, थे? आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? आप इतने अनुभवी है राजनीति क्यों में। नहीं क्यों नहीं थे भी और हैं भी, परंतु आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया भाई? ये सब चीज का कोई कारण नहीं होता जी। ये सब चीज तो जब पंचायत में निर्णय होता है और जो सर्वाधिक अच्छा लगता है वो निर्णय होता है। और सर्वाधिक अच्छे के रूप में हेमा मालिनी जी, क्योंकि ब्रज संस्कृति की धरोहर है, भारतीय सभ्यता। भाई वो कैसे धरोहर है? बाहर से आई मुंबई से, किसी को आप बिठा के रख देते हो, धरोहर हो गई। अब ये तो विरोधियों के द्वारा प्रचार, चाहे जो कुछ किया जाता है। नहीं, पब्लिक कह रही है, जनता कह रही है। जनता तो 15 दिन बाद पता लग जाएगा जनता क्या कह रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए कुर्सी का सरताज को। लोकसभा चुनाव 2014, कौन होगा कुर्सी का सरताज? किसका होगा पीएम आवाज? कौन होगा राजनीतिक गणित में पास? कौन करेगा देश पे राज? किसका होगा जनता से सरोकार? किस पर करेगी जनता विश्वास? चलेगी किसकी आंधी? होगा किसका सुपड़ा साफ? करेंगे बात आज मथुरा के चुनावी अखाड़े की। क्या चाहती है मथुरा की जनता? क्या यमुना शुद्धिकरण मुद्दा रहेगा हावी, या जनता की आवाज रहेगी सब पर भारी? क्या रहेंगे भावनात्मक मुद्दे हावी, या फिर चलेगी मोदी की आंधी? क्या साइकिल खोल पाएगी अपना खाता? क्या मुंबई से आई हेमा को अपनाएगी जनता सारी? क्या अखिलेश के वादे कर पाएंगे जनता को आश्वस्त? क्या चल पाएगा जयंत का जादू, या केजरीवाल की चलेगी झाड़ू? क्या चलेगा आरएलडी का जादू, या रहेगी माया की सोशल नेटवर्किंग हावी? या रहेगा मुकाबला दो केंद्रीय राजनीतिक दलों में? देखते हैं कौन होगा मथुरा की सीट पर काबिज। देखिए हमारे साथ कुर्सी का सरताज। कोई प्रलोभन नहीं चलेगा, वोट देंगे हम अपनी समझ से। बॉस को न भय से, न डर से, न प्रलोभन से, वोट देंगे अपनी समझ से। नेटवर्क वालों का आप जानते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ तमाम मौजूद हैं, प्रत्याशी प्रतिनिधि मौजूद हैं। रविकांत गर्ग जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सौरभ जी आम आदमी पार्टी से। रविकांत जी, अभी आपने कहा कि हेमा मालिनी जी के नाम के तमाम प्रत्याशी उतारे गए, ये विरोधियों की चाल है। आपका राष्ट्रीय लोकदल से इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों कि आपने जयंत चौधरी नाम के जो प्रत्याशी आए थे उनको उतरने नहीं दिया? आखिर इतना लगाव? हम साफ स्वच्छ सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, इसलिए छोटे भैया राजनीति नहीं करते। ये सब तो इनको तो यही करना है। अच्छा, छोटे भैया राजनीति नहीं करते तो पिछली बार क्यों लोकसभा सीट आपने दान में दे दी मथुरा की? आप भी तो लड़ सकते थे ना। भैया राजनीति थोड़ी दी, वो एक अच्छे विजन के लिए दी कि शायद कुछ अच्छा होगा, कुछ किसानों का प्रतिनिधित्व होगा, कुछ किसानों के लिए मिल बैठकर अच्छी बात सोचेंगे। परंतु किसानों, मैंने पहले भी कहा कि किसानों के साथ धोखा किया उन्होंने। इस पूरे मथुरा जनपद के साथ धोखा किया, मथुरा के किसानों के साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया, मथुरा के मतदाताओं के साथ धोखा किया। और अब की बार उस सबकी कसर पूरी हो जाएगी। मथुरा की जनता गिन गिन कर बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। आम आदमी पार्टी से सौरभ तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। फाइनल कमेंट सौरभ तिवारी जी, सिर्फ 1 मिनट आपके लिए।
सब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मथुरा की अगर आप देखेंगे सीट पे, तो मैं बहुत एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, बहुत छोटा आदमी हूँ, कि चाहे हेमा जीते या जैन जीते, फायदा बाद में बीजेपी को ही होना है। ये बात आप मेरी मान लीजिए। दूसरी बात ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी लड़ रही है। आम आदमी पार्टी जीत गई तो किसको फायदा होगा? आम आदमी पार्टी जीत गई तो आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों पर फिर भाग जाएगी। 30-40 दिन बाद फिर दोबारा चुनाव होगा, भाई अब दोबारा चुनाव कर लो, और अब हम नहीं लड़ेंगे, अब हमारा मन नहीं है एमएलए एमपी रहने के लिए। सर सिद्धांतों पे कायम रहेगी, सिद्धांतों पे काम करेगी। और मैं तो मीडिया से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप रई की तरह काम करें, जो दही में घुस के घी निकाले। तो हम में भाई हम घी निकालते हैं तो केजरीवाल कहते हैं भाई आपको फांसी दे देंगे, आप सर, लोगों को जेल में डलवा देंगे। नहीं सर, मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि मीडिया का काम रही जैसा है, जो दही में जाके और घी को निकाले और मठे को नहीं, आप लोगों के बारे में सही दिखाए, आप लोगों की कमियां ना दिखाए तो ठीक है भाई, मीडिया बहुत बली है। अगर आपकी कमियां दिखाने लग गई तो भाई अब हम फांसी चढ़ा देंगे, सूली चढ़ा देंगे, जेल में डाल देंगे। ये क्या बयान है भाई? इस पर मैं एक बात कहूँगा कि केवल कमियां भी ना दिखाएं, केवल कमियां भी ना दिखाएं। नहीं, आप सुनने का जज्बा भी तो रखो ना। गलती आप करोगे तो सुनेगा कौन भाई? गलती आम आदमी पार्टी करे और मैं रविकांत गर्ग जी से कहूंगा ऐसा तो मैं करूंगा नहीं। आप एक बात बताइए कि मैं जब से यहाँ बैठा हूँ, मैंने एक भी बार मेरे वॉल्यूम में कहीं नीचे या ऊपर हुआ हो? मैं तो हमेशा इसी तरीके से हाथ जोड़ के एक राजनीति हमने शुरू करी है आंदोलन के तौर पे। और जितने भी बड़े नेता हैं हम उनसे सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी तरीके से, हम केवल व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो चुका है और जन लोकपाल जैसे विधेयक जैसा ही कानून ही इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकता है। और दूसरी बात है, हमारी भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा जो सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है। पहला केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा ग्राम सभाएं। ग्राम सभाएं कहाँ गायब हो गई? आज एजेंट बन के रह गई हैं। ग्राम सभाएं और मोहल्ला सभाओं में भी उनके सब सुधार कर देंगे आप? नहीं, सुधार नहीं सर, उनका योगदान होना चाहिए भारतीय राजनीति। ठीक है, समझ गया आपकी बात, बिल्कुल समझ गए। सौरभ तिवारी जी के बराबर में एक कुर्सी खाली है। हम अपने तमाम दर्शकों को जो अभी जुड़े हैं चैनल के साथ, उनको दिखाना चाहेंगे राष्ट्रीय लोक दल के वो धुआंधार तेजवान प्रत्याशी जयंत चौधरी खुद को बताते हैं पूरा राष्ट्रीय लोक दल उनके चरणों में पड़ा रहता है, वो आज गायब है। उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा गया। चैनल ने जब उनका फोन लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। ये क्या सुधार करेंगे भाई? जैसे कहा जाता है कि 5 साल जीतने के बाद ये लोग नहीं दिखे और दोबारा से फिर कहते हैं कि जनता के हम प्रतिनिधि हैं, हम गरीबों की पार्टी हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं। खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाले ये खाली आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं राष्ट्रीय लोक दल की, वो खाली कुर्सी। राष्ट्रीय लोक दल में से कोई भी प्रतिनिधि भी नहीं आने की हिम्मत जुटा पाया, क्योंकि वो सवालों के जवाब नहीं दे सकते हम लोगों के। हम जनता के प्रवक्ता हैं, हम जनता के सवाल उठाएं तो राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशियों को मिर्ची लग जाती है। भाई हम अब तो सवाल उठाएंगे, जब आप 5 साल गायब रहे, जब जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि माना, तब आप गायब रहे तो सवाल तो आपके उठेंगे ही। और दूसरी तरफ कहते हो कि साहब हम सुपड़ा साफ कर देंगे, हम यहां सरकार बना लेंगे, हम ये सुधार कर देंगे, हम वो सुधार कर देंगे। बागपत की तस्वीरें सब लोगों ने देखी। बागपत पार्ट 2 मथुरा में होने वाला या नहीं होने वाला, ये तो आगामी वक्त बताएगा। रविकांत गर्ग जी को एक बार फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए चर्चा में लाना चाहूंगा। रविकांत गर्ग जी, 1 मिनट आपके लिए। अभी कई बार प्रसंग आया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने अनेक बार कहा, सारी शंकाओं को दूर किया, उनका निराकरण किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के चुनाव में भी और केंद्र के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी, अच्छा रविकांत जी एक बात बताइएगा, आरएलडी किसी से समझौता नहीं करेगी, उसको प्रत्यक्ष में प्रमाणिक रूप में करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को दिया गया वोट इस देश को दिया गया वोट होगा, नरेंद्र मोदी को दिया गया वोट होगा। और इन सब लोगों को, इन क्षेत्रीय जो ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं नासूर बन गए आज जनता के सामने, और भारतीय कौन से दल हैं? भारतीय लोकतंत्र कौन से दल हैं रविकांत जी? वो सबको पता है और मैं आप बता दीजिए, हमारे उनका उल्लेख कर चुका और सबको पता है जी। तो आज देश की जनता चाहती है मजबूत राजनीतिक दल, मजबूत शासन और मजबूत शासक, और उसके रूप में नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और विद्यमान है, और उसी प्रतीक के रूप में हेमा मालिनी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी को कमल निशान पर मोहर लगाकर हेमा मालिनी जी को विजयी बनाएगी, और वो हेमा मालिनी जी को विजयी
बनाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूरे बहुमत वाली ठीक सरकार बात है। होनी चाहिए। आज देश की आवश्यकता है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये भी देश की आवश्यकता है और ठीक- वो ठीक निश्चित बात। रूप से पूर्ण बहुमत ठीक- के ठीक- साथ ठीक। सरकार बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रविकांत गर्ग जी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, 5 विधानसभा सीट, उनमें से 3 में आपकी जमानत जब्त हो गई, उपचुनाव हुआ तो आपको प्रत्याशी नहीं मिला मार्ट में। अब क्या कुछ ऐसा हो गया आपका आपके 2 साल पास- में? आपके पास तथ्य सही नहीं है कि जी। तीन में भाजपा की जमानत जब्त हो गई। जी, आपके पास तथ्य सही नहीं है, उन तथ्यों को आप पहले सुधार लीजिए, फिर मैं सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा, गोवर्धन में क्या हुआ, छाता में क्या हुआ, मार्ट में क्या हुआ? 3100 वोट निकले, वो जमानत जब्त नहीं थी क्या? अरे तो आपने कहा 3 विधानसभाओं में जमानत जब्त 3 हो ही गई। गिना दिया ना मैंने, गोवर्धन गिना दिया तो मैंने। गोवर्धन में जमानत गोवर्धन जब्त में हुई। कारेंद्र सिंह को कितने वोट मिले, जमानत जब्त हुई क्या? छाता में नहीं, कितने वोट नहीं, मिले, आप गलत- मार्ट में कितने गलत- मिले, आप- 2012 का आप उपचुनाव में आपको तत्व का- प्रत्याशी नहीं मिला। फिर क्या ऐसा रोड मैप तैयार पूरे- किया पूरे दो एक महीने जनता में, की- 2 साल में 2 साल में ऐसा क्या कुछ प्रदेश रोड मैप की- तैयार कर दिया, प्रदेश की या सिर्फ जन- मोदी के नाम पे बात करना चाहते हैं आप, बाकी आगे कोई बात नहीं होगी? आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं कि अपनी बात को हम पे थोपना चाहते हैं? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, आप नहीं, तो जवाब सवाल दीजिए पूछ ना। रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं ना। पांचों में से प्रदेश आप- की जी। एक प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित किया गया, जी, एक ऐसा कुचक्र रचा गया जातिवाद का और क्षेत्रवाद का, और जहरीला कुचक्र रचा गया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तो 4थे नंबर की पार्टी बन गई है। आज सारी राजनीतिक पार्टियां ये मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी है प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत इरादा है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 60 लोकसभा क्षेत्रों में जीतकर एक इतिहास बनाएगी और देश में भारतीय जनता अच्छा, पार्टी आपने को कहा मजबूती पिछली बार प्रदान करेगी। सांप्रदायिकता के नाम पे वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, क्या इस बार वो नहीं है, होगा क्या? ये इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को टारगेट बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए होड़ लगी है कि हम कितने मुस्लिम परख बन जाएं, हम कितने अल्पसंख्यकवादी बन जाएं, हम कितनी बड़ी बड़ी सुविधाओं का वो दे दें, और नरेंद्र मोदी जी और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को कितना हम कितने ज्यादा बड़ी बात कहकर, बड़े बोलकर हम कितने उनको टारगेट में खड़ा करें, इस बात की होड़ लगी है। पर इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता निर्णय कर चुकी है और मतदाता निर्णय कर चुका है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को 1 नंबर की पार्टी प्रदेश की जनता बना चुकी है। समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का जो बयान आया, आपने बयान सुना भी होगा हमारे चैनल के माध्यम से और भी तमाम माध्यमों से, उन्होंने कहा कि बलात्कार की जो सजा है उसको घटा देना चाहिए, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। उस बयान पे आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? अभी इतना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति इतनी ऊंची मानसिकता का होगा जी, और देश के युवाओं को इस प्रकार से वो लांछित करेगा, ये वो जो बयान दिया है उन्होंने, देश के युवाओं को गुमराह करने वाला बयान दिया है, परंतु वो देश के युवाओं को गुमराह करने वाला नहीं, देश के युवाओं को लांछित करने वाला हुआ है। ये यहाँ का युवा बहन भाई का रिश्ता मानने वाला, माँ बेटे का रिश्ता मानने वाला युवा है, और उस युवा को इस तरीके से प्रेरित करके, अब जो अपराधी होता है, अपराधी को किसी रूप में नहीं माना जा सकता। अपराधी को अपराधी ना मानकर ये तो जो आतंकवादी है, उनको आतंकवादियों को छोड़ने का काम करते, उनको भी अपराधी नहीं मानते। तो ये क्या नहीं कर सकते, क्या वोटों के लिए, इसके बारे में तो कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इनको सबको जमीन और तारे सब नजर आ जाएंगे। सौरभ तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है मुलायम सिंह के इस भद्दे बयान पर? सर, इन लोगों के बारे में अगर कहा जाए तो साला पूरा, माफ कीजिएगा, कि सारी नदियां खत्म हो जाएं स्याही से, पेड़ खत्म हो जाएं कलम बना के। मैं अपने सभी लोगों से, जो भी दर्शक हैं आपके चैनल के, उनसे एक अपील करना चाहूँगा जी, मेरे बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, बहन भाई मित्रों, इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडई के खिलाफ, ये अपील तो कई बार कर चुके केजरीवाल, हजारों बार भाई, कोई नई अपील हो तो बताइए आप। और जातिवाद के खिलाफ वोट करें और खूब सोच समझ के वोट करें। हमें 1 मिनट का समय सोचने का जाते वक्त मिलता है जब हम अपने बैलेट बॉक्स की तरफ जाते हैं, उस समय बहुत सोच समझ के वोट डालें।
किसी हवा, किसी पानी, इन सब चीज़ों पे हवा में तिनके उड़ते हैं, हवा में पत्ते उड़ते हैं। ये ध्यान रखें कि जनता खूंटा है, गड़ा है, गड़ा रहेगा। बड़े बड़े दरख्त हैं ये जब जनता जो कभी उखड़ने वाली नहीं है, और किसी तरीके से भी किसी भाव में ना है, सोच समझ के वोट करें। बहुत शुक्रिया सौरभ तिवारी जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। रविकांत गर्ग जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी की और बड़े अच्छे तरीके से नुमाइंदगी की। आप दोनों लोगों को शुभकामनाएं मेरी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2014, कौन होगा कुर्सी का सरताज, किसका होगा पीएम आवाज, कौन होगा राजनीतिक गणित में पास, कौन करेगा देश पे राज, किसका होगा जनता से सरोकार, किस पर करेगी जनता विश्वास, चलेगी किसकी आंधी, होगा किसका सुपड़ा साफ। करेंगे बात आज मथुरा के चुनावी अखाड़े की। क्या चाहती है मथुरा की जनता? क्या यमुना शुद्धिकरण मुद्दा रहेगा हावी, या जनता की आवाज रहेगी सब पर भारी? क्या रहेंगे भावनात्मक मुद्दे हावी, या फिर चलेगी मोदी की आंधी? क्या साइकिल खोल पाएगी अपना खाता? क्या मुंबई से आई हेमा को अपनाएगी जनता सारी? क्या अखिलेश के वादे कर पाएंगे जनता को आश्वस्त? क्या चल पाएगा जयंत का जादू, या केजरीवाल की चलेगी झाड़ू? क्या चलेगा आरएलडी का जादू, या रहेगी माया की सोशल नेटवर्किंग हावी? या रहेगा मुकाबला दो केंद्रीय राजनीतिक दलों में? देखते हैं कौन होगा मथुरा की सीट पर काफिज। देखिए हमारे साथ कुर्सी का सरताज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24 में हूं विवेक गर्गाचार। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीट पर बंपर मतदान, चुनाव आयोग की खुली बाहें। बिहार में मोदी ने फिर साधा राहुल गांधी पर निशाना। मुलायम सिंह यादव का बेतुका बयान, रेप पर दिया बेतुका बयान। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में देश का नाश कर दिया है। शहजादे को पता नहीं अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, आइए आपको सुनाते हैं। मंच पर विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री आर.के. सिंह जी, हमारे पुराने साथी श्री अमरेंद्र प्रताप जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, विधायक बंधु भगिनी और भारत के भाग्य विधाता मेरे भाई और बहनों, मुझे बताया गया कि आरा में ऐसी कभी राजनीतिक सभा नहीं हुई है। इतना बड़ा मैदान करने की कभी किसी ने हिम्मत नहीं की है। भाइयों बहनों, यही बताता है हवा का रुख क्या है।
ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव देश लड़ रहा है। ये चुनाव उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है। भाइयों बहनों, जब चुनाव घोषित हुए थे तो मैंने कहा था ये आंधी है, आंधी। और जैसे जैसे चुनाव निकट आ जाएगा, मतदान पास आएगा, ये आंधी सुनामी में बदल जाएगी। भाइयों बहनों, आज बिहार में 6 लोकसभा सीटों का मतदान चालू है। उसमें आज मेरे परम मित्र उपेंद्र कुशवाहा जी का भी भाग्य तय होने वाला है। और भाइयों बहनों, अब तक जो मुझे जानकारी मिली है, पोलिंग बूथों में जैसे मानो कमल की सुनामी आई है, कमल की सुनामी। पंखा बड़ी तेज गति से हिल रहा है। भाइयों बहनों, आज झोपड़ी भी अपना दम दिखाने वाली है। भाई बहनों, ये पॉलिटिकल पंडित टीवी पर एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके चर्चा करते हैं कि किसकी कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना कितना झुकाव बढ़ रहा है। कोई कहता है 2% इधर गया, कोई कहता है 3% इधर गया, कोई कहता है 2% इधर गया, कोई कहता है 1.5% ऊपर गया। ये 2%, 1.5%, 3%, 5% सारे लोग डिबेट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पंडितों को मैं कहता हूं, डिबेट जब करनी हो करना, ये जरा आरा का मैदान देख लो। ये चुनाव में अरिथमेटिक नहीं चलेगी। अरिथमेटिक के जोड़ तोड़ से जो चुनाव के नतीजे खोज रहे हैं, उनके सारे नतीजे गलत निकलने वाले हैं। ये चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है, ये चुनाव केमिस्ट्री का है। 125 करोड़ देशवासियों की केमिस्ट्री इस बार चुनाव का नतीजा तय करने वाला है। एक में एक मिलता है तो अरिथमेटिक कहता है 2 होते हैं, लेकिन एक के बगल में एक खड़ा हो जाता है तो चुनाव की केमिस्ट्री कहती है 11 हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब ये दिल्ली की सरकार बचने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपके यहां जब बाढ़ आती है, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं कि नहीं? जरा मुझे बताइए, तबाह होते हैं कि नहीं? कोई उनको पूछने वाला आता है क्या? और कह देते क्या करे, ईश्वर की कृपा, नदी को कौन रोक सकता है? अरे वो जमाना चला गया, अब नदियों को रोका भी जा सकता है। आपके यहां बाढ़